मेरी आवाज आ रही है गाइस? Yes, sir. यस सर। Good evening. यस सर। क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आभा मैम, अजय जी, अपराजिता मैम, आसिफ, जमाल जी, कोमल सिंह मैम और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 डिस्कस करने समझने, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं डिस्कस वो हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। उच्च शिक्षा शासन तथा प्रशासन, ऐसा हमारा टॉपिक है जिसको लेकर के हमारी जो चर्चा है वो अभी चल रही है। और काफ़ी बातें मैंने आपको बताई इससे रिलेटेड, जो खास करके रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें, सजेशंस, वो सारी हमने डिस्कस की है। एंशिएंट एजुकेशन भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जो प्राचीन काल में भारत में शिक्षा रही है, वैदिक काल में, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे। आज के क्लास में भी हम जो बुद्धिस्ट का समय था, बौद्ध काल, फिर मुगल काल, और उसके बाद और भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हायर एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट क्लास के स्टार्टिंग में गाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा चलता है सेशन, वो रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम में आया है रिसेंटली, प्रीवियसली, तो उसको पहले करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। बाकी फॉर्म्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कई सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, मैकेनिज्म, वो थोड़ा अलग है। डिजी लॉकर और कई तरह के रजिस्ट्रेशन वगैरह करने, तो वो प्रॉब्लम भी आ रही है। लेकिन अभी समय है, 20 तक है आई थिंक ना, तो आज 15 है, 16 अब हो ही जाएगा मतलब, तो 5 दिन ही बचा है। डेट शायद ही बढ़े, तो 5 दिन है। अभी रात में ट्राई करने से अच्छा रहता है। कभी भी इस टाइम सर में सर मेरा तो हो गया। मैंने अर्ली मॉर्निंग आज ट्राई करा था तो आधे पे अटका था। एंड उसके बाद वो जो वेबसाइट थी ना वो मेंटेनेंस में चली गई थी। तो दोपहर को ट्राई करने से जो पेंडिंग फॉर्म था ना वो भी कंप्लीट हो गया फिर शाम तक। तो अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे ना सर 3:30 से 5 o'clock के बीच में तो हो जाएगा। वही वही कंटिन्यू मैं नहीं, एक ही बार करना रहेगा सर, लेकिन हो जाएगा। हाँ, तो वही है गाइस, क्योंकि सर्वर थोड़ा बिजी हो जाता है ना मॉर्निंग में, या जो वर्किंग आवर है, सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं। अब 20-25 दिन में 10-12 लाख फॉर्म, समझ सकते हो कि 25 दिन में 12 लाख लोग अप्लाई करेंगे, तो एक दिन में कितने लोग हो गए, आप समझ सकते हो। करीब 50,000 60,000 लोग एक एक दिन में अप्लाई करते होंगे, और वेबसाइट तो एक ही है, तो सर्वर डाउन हो जाता है ना। अब आप ऐसे समझिए कि एक दरवाजा है, उस दरवाजे से एक इंसान एक बार में तो एक ही जाएगा ना अंदर, बट एक बार में 50,000 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो क्या होगा, गेट ब्लॉक हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे करके। तो वही है, इसलिए जैसा टाइम अभी कोमल मैम ने बताया कि 12 बजे के बाद, अभी जैसे 10:30 होने वाला है, तो रात में 12 के बाद, या अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 4 बजे, मतलब सुबह 6-7, इस टाइम पे लोग सो रहे होते हैं, कम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो इस टाइम पे हो जाता है आसानी से। इस टाइम पे ट्राई करना चाहिए। तो गाइस अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन सर पे। इनकेस अगर डीजी लॉक का वो नहीं रहा तो क्या करना सर? क्या बोल रहे हैं मैम? डीजी लॉक का कुछ ऐसे सिस्टम बता रहे ना सर, अगर इनकेस उसमें नहीं रहा हमारा तो क्या करना? हो जाएगा, नहीं क्यों होगा? बताइए, जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें बताइए प्लीज, क्या पूछ रही है मैम? उसमें डिजी सर लॉकर पे, ऑप्शन आता हाँ, है सर नो का। वो तो ओके, मैंडेटरी है ना, मैंडेटरी है, वो तो करना ही है। क्या सर या डीजी तो लॉक सर की? अलग से आईडी बनानी पड़ती है सर डिजी लॉकर के लिए, और एक अपार आईडी करके भी है सर, उस पर अलग से आपको आईडी बनाना तो पड़ेगा। आईडी बनाने के लिए क्या है, वही डिजी लॉकर के वेबसाइट पे जाइए, उसी में जैसे नाम, आधार कार्ड, ये सब पूछता है और तो हो जाता डिजी है मतलब। लॉकर जो है आधार हाँ से जी। लॉगिन क्यों आ? आसान है मैम, वो कर, डिजी लॉकर के लिए वो उसके होम पेज पे जाके हो जाएगा, या, अच्छा अच्छा, या किसी साइबर कैफे को वाला भी कर देगा ये काम। जी सर, थैंक यू सर। कुछ नहीं तो आप गूगल करके देख लो, पता चल जाएगा आपको।
या एक दूसरे का हेल्प कर लीजिए, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो थोड़ा गाइड कर दीजिएगा अमतुल मैम को। जी सर, लास्ट टाइम मिस हो गया था मेरे से चांस। नहीं अब कर दिए मैम, टाइम अब नहीं है ना, आज जी 16 जी 15 हो गया, 5 दिन ही है, जी तो जी सर। आजकल में कर दीजिए वरना फिर सर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसमें भी लास्ट डे जो है वो साइट स्लो रहता है। जी अभी हो फिर जाएगा, शायद रात में एग्जाम करिए डेट ना। पोस्टपोन हो जाएगी। ओके पोस्टपोन सर, थैंक कम यू। ही चांस है, शायद नहीं, चांस हो कम है। सकता हो जाए, क्योंकि ना एक एनटीए का टोल फ्री नंबर उससे बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे हो सकता है, क्योंकि नीट वाला एग्जाम 21 से स्टार्ट है ना, तो हो सकता है 2-3 दिन उसको ले, तो 21 से ये भी स्टार्ट था, तो वो भी सीबीटी बेस्ड कर दिए, इसीलिए हो सकता है 15 जुलाई तक होने का चांस है। हम्म, पहले अप्लाई तो हो जाए। पर इस बार बहुत दिक्कत आ रही है प्रोसेस में, फॉर्म फिल हाँ नहीं हो, यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये पहली बार कोई नया सिस्टम है तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, पर हो तो जा रहा है ना, वो तो जा रही है। फिर वो जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का वो तो बनवा लिया, लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा है? फिर बार बार सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। वो सर्वर का फिर बोला तो वो बोलते हैं कहीं और से देख लो। तो अर्ली मॉर्निंग ट्राई करिए आप, या फिर लेट नाइट एक बार ट्राई करिए, किसी को मतलब आपस में एक दूसरे को हेल्प करिए, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो दूसरों को मदद कर दीजिए थोड़ा, जिनके पास लैपटॉप है, किसी सबके पास नहीं है, सर किसी के हो पास है। जाएगा, लेकिन खाली डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाए तब हो सकता है। एक भैया है मेरे, करते हैं वो। अच्छा, तो उनको जो करते हैं ऐसे तो वो कुछ ले भी, 50-100 रुपये ले भी, तो क्या दिक्कत है, उससे करा लीजिए। हाँ सर, नहीं कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब जो भी है, हम्म, कोई अगर कर रहा है इंटरेस्टिंगली तो उससे तो करा लेना चाहिए। इनकेस अगर फोन नंबर शेयर हो सका तो सर। हाँ उनका फोन नंबर डाल दीजिए ग्रुप में, है ना, उनको कुछ दे भी दीजिएगा 50-100 जो भी, और वो जी इंटरेस्टिंगली सर। करेंगे आपके काम को। जी सर, बिल्कुल बात कर बिल्कुल। लीजिएगा कि हाँ भाई कोई चार्जेस है सर तो मेरे बताइए। वाले पे कांटेक्ट कर ली, इसके बाद हम करवा देंगे। हाँ आप अपना नंबर डाल दीजिए मैसेज बॉक्स में, जिनको प्रॉब्लम है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सर। बट सर उसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो स्कैन होकर के लगेंगे, तो फोटो कॉपी मतलब फोटो क्लिक करके भेजेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यस सर। फोटो क्लिक करने पे प्रॉब्लम क्यों आएगा, आपके फोन में भी तो स्कैनर है, फोन में भी तो स्कैनर होता है, तो फोन में ही स्कैन करिए। सर फोन में स्कैनर है, बट जो प्रोसेस के थ्रू लगाया जाएगा ना स्कैनर, वो चीज़ अलग रहती है। तो स्कैनर से डॉक्यूमेंट्स लगता है तो हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पीडीएफ बना के भेजिए, हो जाएगा। हाँ पीडीएफ बना के, फोन पे भी तो डॉक स्कैनर होता है, लाइव फोटोग्राफ ऑप्शन है, हो जाता है। किसी को पकड़ो ना जो एक्सपर्ट है सब चीज का, सब काम खुद से करिएगा तो होगा। अब सर मेरा मन नहीं, कर रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर वगैरह की दूर नॉलेज रहती नहीं है है। तो यही तो दिक्कत है बेसिक ना आज के नॉलेज टाइम पे। बेसिक नॉलेज है थोड़ी सी, तो मतलब थोड़ा बहुत जैसे यूज़ कर लेते, बट लेकिन फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा ये। तो पकड़ो ना किसी को जिसको आता है। अब आपको पानी पीने का मन है तो क्या कुआं खुद खोदेंगे आप? सबका एक सिस्टम बना हुआ है ना, सब हर चीज का अलग अलग एक्सपर्टीज सबके पास है। अब हम लोगों को क्या लगता है सब काम हम ही कर लेंगे। अब गाड़ी मान लीजिए आपके पास स्कूटी है, आपकी स्कूटी है, आप उसको चलाते हो, अब वो स्कूटी खराब हो गया तो आप उसको नहीं ठीक कर पाएंगे ना, भले ही वो आपकी ही है, आप ही उसको चलाते हो, लेकिन जब उसमें कुछ रिपेयरिंग का मामला आएगा तो किसी के पास, मैकेनिक के पास जाना ही पड़ेगा ना। पर हम हमें हम मतलब हम ये सोचते हैं कि सब काम हम ही कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जिस चीज के लिए है कर रहा है तो उससे लीजिए हेल्प। मैं तो खुद मतलब किसी ना किसी से करवा लीजिए अप्लाई। तो साइबर कैफे पे बोला ना, मतलब साइबर कैफे पे गए थे तो वो बोल रहे कि कहीं और देखना, मेरे से हो नहीं पा रहा है ये। किसी प्रोफेशनल को पकड़िए ना जो साइबर कैफे टाइप का, जैसे इन्होंने बताया
वो लोग क्या है, दिन रात यही काम करते हैं, जिस काम को आप 1 घंटे में करोगे वो 2 मिनट में कर देंगे, उनकी एक्सपर्टीज है ना। अगर मान लीजिए कि वो कुछ लेते भी हैं 50, 100, 150, तो दे के उनको मत था कि भैया आप ही करो मेरा कैसे भी, तो वो लोग क्या है कि दिन रात लग के आपका करके आपको भेज देंगे पीडीएफ। और यही तरीका भी है करवाने का, है ना। क्योंकि खुद से अगर आप करेंगे तो हो सकता है कभी हो ना हो, अगर नहीं हो रहा है तो किसी को ऐसे को पकड़िए जो कर दें आपका ऑनलाइन सारा। आजकल तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, सब घर बैठे ही हो जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, which parenting style is the one in which parents seem cool and controlling their interactions with their children। यानी यहाँ पे 4 गाइस पेरेंटिंग का स्टाइल है, इनमें से कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स बहुत कूल और कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शंस, यानी बच्चों के साथ अपनी अंतःक्रिया में भाव शून्य नियंत्रक। तो कौन सा ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें पेरेंट्स काफी कूल और कंट्रोलिंग होते हैं? यानी कि पेरेंट्स दिखते तो कूल है लेकिन उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है अपने बच्चों के ऊपर। तो कैसे पेरेंट्स होंगे? ऑप्शन बी सर। क्या होना चाहिए? सर ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। ऑथोरिटेटिव या ऑथोरिटेरियन? क्या होना चाहिए आंसर? ऑथोरिटेरियन। सर आई होप सी। ऑथोरिटेरियन बी होगा, क्योंकि चौथा तो हो नहीं सकता। परमिसिव भी वैसा ही कुछ होता है जो अपने बहुत ज्यादा फ्रीडम या इस तरह की चीजों दें अपने बच्चों को, है ना। परमिसिव पेरेंटिंग का मतलब है हाई वार्मथ एंड नर्चरिंग, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं परमिसिव, तो बी होगा ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, आधिकारिक। इसका आंसर बताइए गाइस। यहाँ 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अ हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मैच्योरेशन एस्पेक्ट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के परिपक्व पहलू पर माता पिता और शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स और टीचर का जो है बहुत ही एक सहज, बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट होता है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, मैच्योरिटी, परिपक्वता को बढ़ाने में पेरेंट्स और टीचर का क्या बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि स्कीम्स आर एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्शंस और थॉट दैट अलाउ अस टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इन आवर वर्ल्ड। यानी स्कीम एक टर्म है। स्कीम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें हम लोग बहुत ही संगठित, हमारा विचार होता है, हमारी क्रियाएं होती हैं, और वो हमें अलाउ करता है मेंटली रिप्रेजेंट टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे आसपास, हमारे विश्व दुनिया में जो है उसके बारे में हम बहुत ही क्रिटिकली और एक संगठित तरीके से चाहिए है स्कीम्स। ऑप्शन ए सर, वो दोनों सही है। दोनों सही है? जी सर। ऑप्शन ए है मेरे लिए। बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट ना, दोनों ही करेक्ट है। नहीं, स्कीम्स जो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है ऑफ एक्शन और थॉट दैट अलाउ अस टू मेंटली रिप्रेजेंट और थिंक अबाउट द ऑब्जेक्ट और इवेंट इन आवर वर्ल्ड। तो बोथ आर करेक्ट। ये क्या है होगा गाइस? पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन इज पीयर टू पीयर, यानी एक लेवल है, तो इसको क्या कहेंगे? किस तरह का संचार होगा ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन? हॉरिजॉन्टल। ऑप्शन ए। हॉरिजॉन्टल, कन्वोल्यूटेड। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल, लेटरल सेम लेवल ना, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं। तो सेम लेवल, पीयर टू पीयर, तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। इसका बताइए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लोड दैट मेक डिमांड्स ड्यूरिंग लर्निंग। यहाँ पे 5 आपके पॉइंट्स हैं और आपको बताना है टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव लोड दैट मेक डिमांड ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है। उस संज्ञानात्मक भार के प्रकारों की पहचान करें जो अधिगम के समय मांग रखते हैं। यानी आपको ऐसे टाइप्स ऑफ लोड के बारे में जो कि लर्निंग के समय बड़े जरूरी है।
तो ऐसे कौन से कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक मतलब दैट इज रिलेटेड टू योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, नॉलेज, ज्ञान। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है, पॉइंट्स है जो जिसका लर्निंग के समय बहुत ज्यादा जरूरत होता है? इंट्रिंसिक लोड, गेस्टल्ट लोड, एक्सटर्नस, एक्सटिंक्शन, जर्मेन, क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ए, सी, क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन सी सर, ए सी ई। एक्सटिंक्शन होगा क्या वैसे? एक्सटिंक्शन मतलब किसी चीज का खत्म हो जाना, विलुप्त, एक्सटिंक्शन। नहीं सर, वो कैसे होगा? नहीं सर, वो कैसे तो होगा? डी अगर नहीं होगा मैम, तो डी अगर नहीं होगा तो ऑप्शन बी और डी तो चला गया, बचा ए और सी। तो ए और सी में क्या होना चाहिए? सी सर, आई थिंक सी। क्योंकि एक E आंतरिक जो जो है खुद से आदमी सी करता है। लगता है सर, ऑप्शन ए लग रहा। क्यों ऑप्शन ए? इसमें गेस्टाल्ट जो है उसकी वजह से। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ पार्ट्स इज ग्रेटर देन होल, ऐसा ना? जिसमें हम मान लीजिए कि पहले हम मैंने कार बताया कि कार क्या होता है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स के बारे में बताया, तो दैट इज गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसमें आप पहले होल को बताते हो, यानी जैसे मैंने बुक बताया कि बुक क्या है, फिर बुक के बाद मैंने बताया कि पेजेस क्या हैं, चैप्टर्स क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, तो दैट इज गेस्टाल्ट। ओके, तो इसका आंसर वैसे सी ही है, ए सी ई होगा इसका आंसर। इंट्रिंसिक, एक्सट्रॉनस और जर्मेन, यानी ये तीन तरह के लोड हैं, इंट्रिंसिक लोड, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रॉनस लोड और जर्मेन। ये लर्निंग के समय मतलब जरूरत होते हैं। जी सर, वो संगत की भी जरूरत होगी और वो खुद से पढ़ने की भी जरूरत होगी। यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन है गाइस, असर्शन कह रहा है स्टूडेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मीडिया ऑडियंस, यानी विद्यार्थी मीडिया श्रोता के भाग नहीं है। और रीजन दे रहा है ड्यू टू द ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटरैक्टिव मीडिया यूजर्स। यानी पहला असर्शन है कि स्टूडेंट जो है वो मीडिया का भाग नहीं है, स्टूडेंट पार्ट नहीं लेता मीडिया ऑडियंस के नाते। और दूसरा है कि ड्यू टू ऑल परवेसिव, यानी कि आज के समय में क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी हर जगह व्याप्त है, हर जगह, तो स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटरैक्टिव मीडिया यूजर्स, तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो मीडिया यूजर हो जाता है क्योंकि हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्या होना सर चाहिए ए आंसर? गलत है और नंबर आर डी। सही है। ए गलत है सर, आर सही है। सर ऑप्शन डी, ए ऑप्शन डी। इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन ए और आर एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है। स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मीडिया ऑडियंस, फिर रीजन में दे रहा है ड्यू टू ऑल परवेसिव टेक्नोलॉजी। तो नहीं सर, असर्शन तो ऑप्शन ए। सर ए गलत है सर और आर सही है। तो डी तो होगा ना इसके आंसर? नंबर डी। जी सर, ऑप्शन डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्योंकि पहले में कह रहा है कि विद्यार्थी मीडिया श्रोता के भाग नहीं है, और फिर रीजन में जस्ट उसका ऑपोजिट कह रहा है कि जो मीडिया यानी वही डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब मीडिया ही हो गया, वो क्या है ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह पे है, दुनिया के किसी कोने में हर जगह वो आजकल है। तो ऐसे में मीडिया जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजर बन ही जाते हैं इंटरेक्टिव मीडिया। तो आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स। सर इसको ऐसे भी तो मतलब बोल सकते हैं, जो जर्नलिज्म में पीएचडी करने वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनको मीडिया का तो हिस्सा मान सकते हैं ना। इसका आंसर बताइएगा इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन फॉर्म्स। ये सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, फॉर्म्स कुछ भी कह सकते हो आप, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो इसको आपको सीक्वेंस है, यानी छोटे से बड़े में, इसमें कम लोग हैं, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। पहले ई होगा सी। सर, उसके बाद डी होगा। क्या होना चाहिए? सी, ऑप्शन सी सर। यानी सबसे पहले क्या आएगा? ई सर, इंट्रा। अंतः सबसे पहले तो इंट्रा आएगा ना, यानी खुद से बात करना, यस सर। जी सर। मोनोलॉग, सिंगल पर्सन।
फिर इंट्रा के बाद आएगा इंटर, फिर उसके बाद ग्रुप, फिर पब्लिक, फिर मास। तो सी आंसर होगा। सबसे पहले तो इंट्रा, इंट्रा मतलब जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, जैसे मेडिटेशन, सॉलिलॉकी, अपने आप से बात करना, तो इंट्रा। फिर इंट्रा के बाद इंटर में कितने लोग होते हैं? 2। जैसे 2 लोग फोन पे बात कर रहे हैं तो डेट इज इंटर पर्सनल। फिर ग्रुप, जैसे ये जो क्लास है ये क्या है? ग्रुप है, 50-60 लोग हैं और हम सब एक दूसरे को जानते हैं, तो लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं एंड ऑल नो ईच अदर, तो ग्रुप। पब्लिक थोड़ा और बड़ा होता है पब्लिक स्फेयर में, और मास तो सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड में वो कवर कर सकता है, पूरे ग्लोब को। मास कम्युनिकेशन सबसे बड़ा है, ठीक है, तो सी होगा आंसर। इसका आंसर बताइए गाइस, मैच करिए। ये सारे हैं, कम्युनिकेशन का जो बैरियर होता है ना, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के दौरान कुछ तो शारीरिक बाधा है, कुछ है आपका फिजियोलॉजिकल, शरीर की क्रिया से संबंधित, कुछ साइकोलॉजिकल भी है, कुछ सिमेंटिक है, सब सुनने में दिक्कत आती है। तो इन चारों को मैच करिए, बैरियर से क्या मैच होगा? सर आंसर नंबर बी इज राइट। सर ए होगा। क्या होना चाहिए? Which one is correct? साइकोलॉजिकल का वॉन्डरिंग थॉट्स हो सकता है क्या? यही होगा वैसे। सर सी का सबसे इजी है साइकोलॉजिकल वॉन्डरिंग थॉट सर, वो सी टू एक ही में है सर, ए में है। और यानी मनोवैज्ञानिक बाधा, हाँ ठीक कह रहे हैं। मनोवैज्ञानिक का मतलब यही हो गया ना, वॉन्डरिंग थॉट्स। यानी अभी आप क्लास में हो लेकिन आपके जो दिमाग में कई तरह की बातें चल रही है, तो वो एक तरह का बैरियर है। कैसा? मनोवैज्ञानिक, क्योंकि आपका मन कहीं और है, आपका जो मन का विज्ञान है वो कहीं और है, लेकिन आप फिजिकली बस यहाँ पे हो, मेंटली कहीं और हो। तो ये सी का 2 होगा, इसी से पकड़ में आ गया ना, यही होगा। सर डी डी का थर्ड भी होगा, देखिए डी का थर्ड सिमेंटिक बैरियर का वही यूज शब्द। ऑफ जार्गन। जार्गन मतलब वर्ड से रिलेटेड, शब्द संबंधित, है ना। तो शब्द का मतलब वही हो गया ना, सिमेंटिक मतलब सुनने में। मैंने आपको बोला कुछ, सुना आपने कुछ। कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने बोला कुछ और आपने कुछ और ही सुन लिया, गलत मीनिंग निकाल लिया, तो दैट इज सिमेंटिक जार्गन। और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल का बैरियर विद इन द सेंडर और रिसीवर, फिर फिजिकल बैरियर है, ठीक है, मैकेनिकल डिस्टॉर्शन। तो ए होगा आंसर। इसका आंसर बताइएगा। इस 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ नंबर दैट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। क्या जिसके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं, क्या उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं? एक से ज्यादा, जैसे 10 है तो 10 का फैक्टर 2 भी है, 5 भी है, तो क्या उसको कंपोजिट कहेंगे? और दूसरा कह रहा है 23 इज द ओनली ऑड प्राइम नंबर। क्या 23 एकमात्र ऑड प्राइम नंबर है? क्या ऐसा है? पहला सही है सर, दूसरा गलत है, क्योंकि सिर्फ 23 जो है वो कैसे ऑड हो सकता है? और तो बहुत सारे नंबर होंगे ना, और वो फर्स्ट जो है वो सही है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसा जो ग्रेटर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं उसको कंपोजिट कहते हैं, नहीं कंपोजिट नंबर। होल नंबर, इन अदर वर्ड्स इट इज एनी होल नंबर दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर का उल्टा कह सकते हैं ना, प्राइम नंबर का ऑपोजिट हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब हो गया जिसके एक से ज्यादा, जो एक से ज्यादा नंबर से कट रहा है। जैसे 10 मैंने बोला, ऐसे ही 15 भी 3 बचे 15, 5 दिया 15, ये भी कंपोजिट 20। और प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से कटता है। जैसे 23 एक प्राइम नंबर है, लेकिन कह रहा है कि 23 इज द ओनली ऑड, ऐसा नहीं है। 11 भी तो है, 13 भी तो है, कई सारे हैं। अगर ऑड प्राइम नंबर पे आए तो कई सारे हैं, हजारों हैं। 3 भी है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 11 है, 13 है, 17 है, 19। ज्यादातर तो ऑड ही होते हैं ना, प्राइम नंबर तो ऑड ही होते हैं। इवन तो 2 से कट जाएगा, तो मैक्सिमम प्राइम नंबर तो ऑड ही होता है। तो दूसरा तो गलत है, पहला सही है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, सो सी इज करेक्ट। इसका आंसर बताइए गाइस। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 या मास्टर्स प्रोग्राम में, इसमें मास्टर प्रोग्राम को के लिए क्या बोला गया है? ऑप्शन ए सर, 1 वर्ष का। हम्म, ऑप्शन ए सर, 1 वर्ष का।
मास्टर वो प्रोग्राम ग्रेजुएशन कितने का होता है? 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का? क्या होना चाहिए? होता तो सर 2 साल का था, बट अभी जो 2020 में किया ना, उसमें 4 दो साल का दो साल ग्रेजुएशन का हुआ होता तो है। 1 साल का मास्टर्स को कर दिया। और 4 साल का तो हो गया मास्टर्स प्रोग्राम, तो 4 साल का तो ग्रेजुएशन है ना? क्या होना हाँ चाहिए तो आपसे? 1 वर्ष सर, सॉरी, हाँ यहाँ जो ए में 1 वर्ष दे रहा है ना सर, ये मेरे कहने का मतलब था कि जैसे पहले 3 का था तो 4 का ग्रेजुएशन हो गया, तो 4 का ग्रेजुएशन तो मास्टर्स को 1 साल का कर दिए। तो 1 ईयर हो गया, जी 2 साल का भी चल रहा है, तो ए बी और ई है 5 साल का, 4 और 5 इंटीग्रेटेड, तो ए होना चाहिए ना आंसर, क्योंकि 1 साल 2 साल का तो मास्टर्स अभी चल ही रहा है। जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल वाले को मास्टर 2 साल करना पड़ा, और 1 साल का तो अब आ गया, जो 4 साल का यूजी करेगा उसको 1 साल का मास्टर्स। और एक इंटीग्रेटेड एमए भी होता है। इंटीग्रेटेड मतलब जैसे कई सारे होते हैं ना मैनेजमेंट प्रोग्राम, बीबीए प्लस एमबीए, बीए प्लस बीएड, तो उसमें क्या है 4 साल प्लस 1, 4+1, मतलब 5 साल में पूरा मास्टर्स करके ही आपका कोर्स खत्म, तो 5 ईयर ऐसा भी होता है ना, इंटीग्रेटेड है। जी सर, होता है वो। तो फिर क्या होगा इसका आंसर? एमए कितने कितने साल का हो सकता है? 1 साल का तो हो ही सकता है, 2 साल का अभी चल ही रहा है, और 5 साल का तब हो सकता है जब इंटीग्रेटेड हो, कि एक साथ बीबीए एमबीए एक साथ हो जाता है, कई जगह एलएलबी और एलएलएम कर देता है, कई सारे बीए ऐसे एलएलबी, कोर्सेज हैं हाँ आजकल। बीबीए एलएलबी हो जाता है सर, तो उस समय 5 वर्ष का हो सकता है। तो ए बी और ई, आई थिंक ये सर, हाँ सर ऑप्शन ए होगा, ए बी एंड ई। ए बी एंड ई, इसका आंसर बताइए गाइस। अकॉर्डिंग टू एनईपी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी एस्टैब्लिश टू, एनआरएफ को क्यों बनाया गया है? सर सी इज राइट आंसर। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्यों बनाया गया है? प्रमोट डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, इनेबल यूनिवर्सिटी टू एस्टैब्लिश रिसर्च लेबोरेटरी, या फिर इनेबल अ कल्चर ऑफ रिसर्च। तो डी होगा इसका आंसर। एनआरएफ का जो काम है वो क्या है कि यूनिवर्सिटीज में एक माहौल पैदा करना रिसर्च से संबंधित, ठीक है। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा सर। यही तो है क्वेश्चन। सर उसके पॉइंट नहीं दिखे ना ऑप्शन। पॉइंट्स क्या है? ए बी सी डी तो ऑप्शन है ही, अब कौन सा पॉइंट होगा? लास्ट क्वेश्चन का है ना पॉइंट ए बी सी डी, उसी में तो एक होगा ना। और आप क्या ढूंढ रहे हैं? जी सर। ए भी तो दिख रहा है सर, सी डी नहीं दिख रहा है। आप अपने फोन, आप अपने स्क्रीन पे क्लिक करिए, नीचे वाला हटेगा तो फिर पूरा स्क्रीन आएगा, या फुल स्क्रीन कर लीजिए मैम, तब आएगा ना। फुल स्क्रीन देखिए अपने, आपके स्क्रीन के नीचे ऐसे करके स्क्वायर शेप का जो छोटा, उस पर क्लिक करिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा। जी, हो गया सर, हो गया, थैंक यू। चलिए, तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस भी आता है जो समझने में बड़ा कठिनाई भी हो रहा है। तो बाकी पैटर्न यही रहता है जो हम हर दिन करते हैं, ऐसा ही पैटर्न होगा। तो क्वेश्चन में आपको काफ़ी सोच समझ के आंसर करना है, ठीक है। अब गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन का है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया के एजुकेशन को हम 5 भाग में बांटते हैं, 5 पार्ट्स में, यानी वैदिक काल से शुरू होकर के और आज का जो शिक्षा है तो करीब 5 पार्ट्स में बटा है। वैदिक काल, बुद्ध काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल और जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया, तो 5 भाग में भारत की शिक्षा बटा है। तो पहला वैदिक शिक्षा हमने किया, वैदिक शिक्षा के बाद क्या आया? बुद्धकालीन शिक्षा। तो इसमें गाइस क्या बातें थी उसको ध्यान से देखिए। वैदिक काल, क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा का सिस्टम था वो राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन से जुड़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो भी राजा होते थे, किंग होते थे, जो रूलर होते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े होते थे। वो लोग मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ डोनेशन देना, प्रमोट करना।
लेकिन वैदिक काल समय में क्या हो गया, धीरे धीरे धर्म का प्रभाव बढ़ गया। जो धर्म का प्रभाव है वो बढ़ने लग गया, कर्मकांड बढ़ गया, लोगों में थोड़ी धार्मिक कट्टरता आने लग गई, पुरोहितवाद आ गया, ब्राह्मणों का एकाधिकार, इस तरह की कुछ चीजें आ गई जो डिमेरिट्स के नाते वैदिक काल में आ गया। तो फिर वर्ण वर्ण का जो सिस्टम था वो भी थोड़ा हावी होने लग गया। तो इस तरह की चीजों से लोग फिर क्या हुए, बुद्धिज्म की तरफ जाने लग गए, क्योंकि बुद्धिज्म में क्या है, जाति प्रथा नहीं रही, वर्ण को वो मानते नहीं, जाति को मानते नहीं, ऑल आर इक्वल ऐसा मानते हैं। तो इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा से तात्पर्य बौद्ध मठों और विहारों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा, जैसे वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, उसी प्रकार से बौद्ध काल में कहाँ शिक्षा मिलता था, बौद्ध के मठ में, विहाराज में। और ये मठ बौद्ध धर्म के शिक्षा के केंद्र थे, बड़े बड़े मठ आज भी हैं, उस टाइम पे भी थे। तो बौद्ध धर्म शिक्षा को एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानता है जो मानव को मतलब इस दुनिया में कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंटल, यानी चाहे आप इस दुनिया में रहें, चाहे आप मतलब डेथ के बाद जो दुनिया होता है कॉस्मिक वर्ल्ड, दोनों ही जगह पे शिक्षा ही आपको काम आएगा। तो शिक्षा मनुष्य के जीवन का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट है, उसके बिना जीवन चलेगा नहीं। यानी शिक्षा को एक तरह से अनिवार्य बताया गया है बुद्धिज्म में, कि अगर आप शिक्षित हैं तभी आपको निर्वाणा की प्राप्ति मतलब सैल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति होगी, शिक्षित नहीं है तो नहीं हो पाएगी। तो बौद्ध धर्म के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मानव को निर्वाणा मतलब वही सैल्वेशन, मोक्ष, शांति की प्राप्ति, अल्टीमेट एम यही है बुद्धिस्ट एजुकेशन का। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें गाइस, बुद्ध काल में क्या उद्देश्य था शिक्षा का, तो पहला को करिकुलर डेवलपमेंट, टोटल पर्सनालिटी है ना, यानी आपका इमोशनल, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, हर तरह से आपका मतलब विकास हो। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये भी था कि अगर मान लीजिए कि मठाज में, विहाराज में जो बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त करते थे, जो भी विद्या चल के वही जाते थे प्रचारक। तो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार आप देखते हैं कि भारत के आसपास कई सारे देश हैं जहाँ बुद्धिज्म काफी है, इस धर्म के लोग काफी हैं। तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कई जगह पे बुद्धिज्म काफी फैला है ना। इसी टाइम से भारत से ही लोग जा करके वहाँ पे प्रचार प्रसार किए। ठीक है, तो जिससे कि लोगों को में निर्वाण की भाव, धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बढ़ा, निर्वाणा की प्राप्ति, यानी जो भी हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, रोग है, मृत्यु है, उससे जो डर, उन सभी से निर्वाण, मतलब कि आपको सल्वेशन मिले, चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये भी एक था कि आपका चरित्र विकास हो, सामाजिक योग्यता, ठीक है, यानी आपका कॉम्पिटेंस बढ़े, आपका स्किल बढ़े, आप नेशनल और इंटरनेशनल स्पिरिट आपका बढ़े। ठीक है, इसके अगर फीचर्स की बात करें गाइस तो इसकी क्या विशेषता है, एक तो ये जैसे निर्वाणा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, निर्वाणा की प्राप्ति। दूसरा कि शिक्षण संस्थानों का डेमोक्रेटिक, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी प्रजातंत्रीय ढांचा। ठीक है, जन सामान्य की शिक्षा व्यवस्था, लोक भाषा का प्रोत्साहन हो गया, नारी शिक्षा व्यवस्था, शूद्रों की शिक्षा। तो मतलब यहाँ पे क्या था कि सभी को समान मानना, जितने भी लोग हैं सभी क्या है, समान है, ऑल आर इक्वल, तो उसको प्रमोट करना। टीचिंग मेथड की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जैसे हो गया, प्रश्नोत्तर विधि या प्रवचन हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, वाद विवाद हो गया, है ना, एक्सकर्शन हो गया, विजिटेशन हो गया, विजिटेशन हो गया। ठीक है, व्यावसायिक, मतलब हर तरह से हम कह सकते हैं। निध्यासना विधि, यानी जिसमें इंट्यूशन कहते हो ना, जब आप मेडिटेशन करते हो मन को मन से, तो एक इंट्यूटिव पावर वो होता है ना, निध्यासना विधि। तो ये सारी चीजें मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन में प्राइमरीली इसको फोकस किया जाता था, इन चीजों को। अगर हम कोर्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे भी जो प्राइमरी एजुकेशन था एलिमेंट्री, उसमें पढ़ना लिखना, साधारण गणित, बेसिक ग्रामर, ये सब सिखाया जाता था। जबकि हायर एजुकेशन में आपको क्या सिखाया जाता था, धर्म, दर्शन, व्याकरण, सैनिक शिक्षा, कला कौशल, एग्रीकल्चर, शिल्प कौशल, बौद्ध धर्म, ये सारी चीजें। यानी हायर क्लास में, क्लास 5th के बाद बुद्ध का जो धर्म का है प्रचार प्रसार, दर्शन, फिलॉसफी, ग्रामर या मिलिट्री से रिलेटेड, स्किल, एग्रीकल्चर, क्राफ्टमैनशिप, ये सारी चीजें। और शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली या प्राकृत। ठीक है, तो पाली भाषा का प्रयोग जनसाधारण अपनी सुविधा के लिए करते थे। जैसे वैदिक काल में संस्कृत था, उसी तरह से बुद्ध काल में संस्कृत को रिप्लेस किसने किया, पाली, प्राकृत, ये भाषाओं की मतलब प्रधानता उस समय पे हो गई। और बुद्धिस्ट के काल में गाइस संस्थाएं कौन कौन थी, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, बिहार में है ना विक्रमशिला, नालंदा है, तक्षशिला,
उधर अफगानिस्तान की तरफ चला गया, जगदल्ला, बल्लभी, दक्षिण भारत। तो ये सारे का ही शिक्षा के केंद्र रहे उस समय पे। जितने हैं यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटीज उस समय होते थे, यानी 600 एडी में, आज से करीब 1500 साल पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, जहाँ पे मतलब हर जगह से, चाइना, भूटान, म्यांमार, पूरे एशिया से बच्चे आते थे पढ़ने, रहते थे हॉस्टल में। ठीक है, तक्षशिला को गाइस विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला क्या है, पूरे वर्ल्ड का पहला, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला को कहा जाता है, जहाँ पे आचार्य चाणक्य और पाणिनि, जिन्होंने क्या लिखा है, अष्टाध्यायी, संस्कृत का एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है अष्टाध्यायी, कई बार एग्जाम में आता भी है। तो ऋषि पाणिनि का बहुत नाम है, उन लोगों ने भी यहीं पढ़ा है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा है। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद, क्योंकि भारत पहले अफगानिस्तान तक था ना, तभी ना महाभारत में कैरेक्टर है जो दुर्योधन की माँ है, उनका नाम क्या है, गांधारी, और जो शकुनी है उसका नाम क्या होता है, गांधार नरेश। यानी भारत उस समय पे वहां तक फैला हुआ था, जो भारत की बाउंड्री थी, तब ना गांधार नरेश। शकुनी क्या था, गांधार का राजा था। धृतराष्ट्र की वाइफ कहाँ से आई थी, गांधार से आई थी, तो वहां तक हमारा मतलब इंडिया का ये था। तो तक्षशिला शहर वहीं पे था प्राचीन भारत में, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो उधर की तरफ था, अब तो चला गया, और एशिया का सबसे प्रमुख शिक्षा केंद्र था। माना जाता है कि इसकी स्थापना करीब 6ठी शताब्दी, यानी जैसे अभी 2026 चल रहा है, ऐसे ही 500 समथिंग, 510, 512, वहां उस टाइम पे तक्षशिला मतलब बना था, 510 ईस्वी के आसपास। और यहाँ पे भारत ही नहीं, चाइना, सीरिया, ग्रीस, बेबीलोनिया, मतलब मिडिल ईस्ट, जो आपका अरेबिक कंट्रीज है, वहां तक से बच्चे आते थे, पढ़ते थे। और इस यूनिवर्सिटी को गांधार के जो उस समय के राजा थे 5वीं 6ठी शताब्दी में, कौन थे, आम्भिक, राजा आम्भिक, उन्होंने इसको बनवाया था तक्षशिला को। और यहाँ पे वेतन भोगी शिक्षक तो नहीं थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और माकूल मतलब माहौल था, इन्वायरमेंट था पढ़ने का। और करीब 64 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होती थी तक्षशिला में, मतलब 64 सब्जेक्ट्स, समझ रहे, इतने सारे मतलब ऑप्शंस थे। बाद में जाके कहीं नालंदा यूनिवर्सिटी बना, बिहार में आज भी है, नालंदा तो आज भी है ना। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त काल में, गुप्ता जो गुप्ता पीरियड है ना, कुमार गुप्ता, समुद्रगुप्त, अगर इतिहास आप पढ़े तो इतिहास में ये लोग है ना, तो गुप्ता काल के शासक कुमार गुप्त के ने इसको किया था। और इसमें भी कई सारे विषयों में पढ़ाई है। भारत में हायर एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण, और हम कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस इसको माना जाता है, आज भी इसका बहुत नाम है नालंदा का स्टिल टुडे। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए काफी प्रचार प्रसार हुआ, और सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, ये सब यहाँ पढ़ाया जाता है। फिर कहीं विक्रमशिला बना 8वीं शताब्दी में, मतलब 710 है ना, आज से मतलब 1400 साल पहले करीब। तो 8वीं शताब्दी में पाल वंश का राजा था धर्मपाल, राजा धर्मपाल, 700 समथिंग में उन्होंने बनवाया विक्रमशिला, जो बिहार के भागलपुर में। एक्सक्यूज मी ठीक है। सर, सर ये ऑफेंड करने के लिए नहीं है किसी को, बट सर जब बिहार में इतने सारे यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े पोस्ट के ऑफिसर्स वहीं से निकलते हैं, एंड पढ़ाई के मामले में भी वो जगह हिस्टोरिकली इतनी अच्छी रही है, तो सर वहाँ के लोगों को ऐसे लेबर वर्क करने के लिए ही क्यों सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है? मतलब लोग अपने विलिंगली ये सारा लेबर वर्क चूज करते हैं, ना कि पढ़ाई को चूज करते हैं। सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वहाँ पे लोग माइग्रेटेड हैं, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, या जो है फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए रहते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाना ना के बराबर है, अब थोड़ा थोड़ा आया है पिछले 5-7 साल में, इसलिए वहाँ के लोग, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे जाति प्रथा बहुत हावी है स्टिल टुडे। अभी मैं देख रहा था कि बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, मुख्यमंत्री बने ना, अभी नए बने 20 दिन पहले, सम्राट चौधरी, तो उनके जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स बनाए गए, शिक्षा मंत्री और उद्योग मंत्री, फलाना मंत्री, जो तो और सारे राज्यों में क्या होता है कि जब कैबिनेट में मिनिस्टर्स बनते हैं तो उसमें होता है, अभी बिहार का जो कैबिनेट आया तो उसमें मतलब डिवीजन था, जो न्यूज में मीडिया, क्या भाई ब्राह्मण जाति से कितने मंत्री बने, दलित से कितने बने, अल्पसंख्यक से, मतलब ठीक है, और सारी जाति पता नहीं कितने तरह का कास्ट। तो अभी भी बिहार इन चीजों में बहुत फंसा हुआ है। वहां पे ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत टैलेंटेड हो, वहां ये मायने रखता है कि आप किस जाति से हो। तो
इस तरह की मानसिकता रहेगी तो कहाँ से आपका लेबर ही ना होगा आपके स्टेट में, जहाँ पे मान लीजिए क्योंकि कि सर हिस्टोरिकली उसका आप खुद ही बता रहे हैं कि वहीं पे सारी ज्यादा करके यूनिवर्सिटीज रही हैं, पढ़ाई में भी लोग वहीं पे अच्छे हैं, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लेबर्स वहीं से आते हैं सर। मतलब सर ऐसा भी नहीं है ना कि उनको फोर्स किया जा रहा है तुम लेबर वर्क करो, वो खुद ही विलिंगली इस चीज को चूज करते हैं ना सर। या तो उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या तो फिर वो लेबर वर्क करेंगे। क्या मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई जाना ही नहीं चाहता है क्या सर? और ऐसा इसी कुछ नहीं है। चक्कर में उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है बस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढने के चक्कर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेबर, देखिए लेबर वर्क कौन करता है? जो एडुकेटेड नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो और क्या करेगा। बाकी जिसके पास एजुकेशन है वो तो जाता ही है, कॉर्पोरेट्स में भी है, गवर्नमेंट में, हर जगह। बट हाँ, लेबर लेबर में ज्यादा लोग हैं क्योंकि आबादी भी बिहार की ज्यादा है ना, बड़ा राज्य है, ज्यादा आबादी है, उतनी शिक्षा नहीं है। और दूसरा बात ये है गाइस कि सभी का एक ढलान आता है। पुराने समय में बिहार अपने टॉप पे था, तो ये प्रकृति का नियम है कि जो अपने टॉप पे होता है एक दिन फिर उसको नीचे आना होता है, और जो आज नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, यही प्रकृति का नियम भी है। तो बिहार अपने एक समय में मतलब अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो अपने पूरे विश्व को कहीं ना कहीं एक केंद्र था ना, शिक्षा का केंद्र, तो नालंदा, विक्रमशिला, ये सब वही थे। तो एक समय टॉप पे रहा है, अब जो ऊपर रहा है वो तो नीचे भी आएगा, अगर हम इस तरह से प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग बात करें तो। और जो अभी का रीजन मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे टैलेंट का कद्र नहीं होगा वहां पे नहीं हो सकता ना। अभी बिहार में जो हेल्थ मिनिस्टर बना है, अभी आप देखिएगा, थोड़ा रिसर्च करेंगे, बिहार में जो स्वास्थ्य मंत्री कितना बड़ा पद होता है, मतलब पूरे राज्य का अस्पताल और ये व्यवस्था बहुत बड़ा जिम्मेदारी है ना। तो एक ऐसे इंसान को बनाया है जो खुद, मतलब अभी आप उसको देखिएगा हेल्थ मिनिस्टर, हालांकि वो नीतीश कुमार के जो सीएम थे अनहेल्दी उन्हीं का है। बेटा, वो खुद मतलब 70% आप कह सकते हो कि एब्सेंट माइंडेड है, मतलब थोड़ा होता है ना, थोड़ा दिमागी समस्या उस टाइप का है, उसको आपने हेल्थ मिनिस्टर सर बना ये दिया। सब नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है सर? ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है सर? तो नेपोटिज्म तो रहेगा ही, वो कौन बंद करेगा। तो मैं व्हाट आई, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने दिया कि इतना टैलेंट होने के बाद भी वहां पे लेबर या लोग इतना माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टैलेंट नहीं चल पाएगा। अगर कोई अच्छा व्यक्ति वहां काम करने जाएगा ना, उसको काम नहीं करने देंगे, बहुत परेशान करेंगे। कई लोग तो, कई सारे अधिकारी तो मतलब सुसाइड कर लेते हैं। जो मान लो कोई ईमानदार चला गया, अब वो कह रहा है भैया हम ईमानदारी से काम करेंगे, अब सारा सिस्टम तो बना हुआ है ना, वो उसको जीने ही नहीं देगा, ऐसा हालात कर देगा कि वो या तो रिजाइन कर देगा या तो लटक जाएगा, क्योंकि सिस्टम वैसा बना हुआ है। तो नहीं कर पाइएगा आप। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। 100% आपकी बात सही है सर। ये पूरे 100 में 100 आपकी बात सही है। उधर सरवाइव कर पाना ना बहुत मुश्किल है। ये है, देखिए ये चीजें हर जगह है मैम, लेकिन बिहार में मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी ज्यादा तो है सर, 2-4 साल रहा वहां पे, ये चीजें वहां पे कुछ ज्यादा ही है। मतलब कुछ नहीं सर, बहुत ज्यादा है। पॉलिटिक्स जो है स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मतलब लोग आगे नहीं आपकी बढ़ना, मेहनत आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा वहां पे, क्रिएटिव कर ही नहीं पाइएगा, जबकि लोगों में आपका बहुत मेहनत है कोई वो, मायने लेकिन ही नहीं रखता है सर। आपका मेहनत कोई मायने ही नहीं रखता है वहाँ। वहाँ जिसका अप्रोच है ना, हाँ, जो अप्रोच लगा सका वो वहाँ महान है। आप कितना मेहनत किए, क्या आपका नंबर, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें है ना। और जनता भी देखिए, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतने डेवलप्ड हो गए, लेकिन आज भी हम लोग कैसे, मतलब इस बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि मेरी जाति का कोई मंत्री बना कि नहीं। अगर मैं मान लीजिए किसी जाति का हूँ, तो मैं सबसे पहले, अगर मैं बिहार का हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा कि भैया मेरे मेरे जात का एक मंत्री बना कि नहीं। अगर मेरे जाति का कोई मंत्री नहीं बना तो मैं थोड़ा, एक आ जाता है वो बिटरनेस, अच्छा इस पार्टी ने मेरे जाति का नहीं बनाया, अब अगली बार मैं इसको सबक सिखाऊंगी। जबकि हो सकता है आपके जाति का कोई व्यक्ति बना, वो उसने आपके लिए वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसके अंदर मान लीजिए टैलेंट नहीं है या वो विजन नहीं है, कहाँ से करेगा। बट फिर भी एक मन में है आपके कि अच्छा मेरी जाति का नहीं बना अभी। या यूपी में ही देखिए ना, यूपी में भी क्या हो रहा है, हालांकि यूपी थोड़ा प्रोग्रेसिव है, बिहार से प्रोग्रेसिव है, लेकिन यूपी में भी ये चीजें हैं। वहां भी लोग अपने अपने जाति के अकॉर्डिंग, भैया मेरे जाति का कितना मंत्री बनेगा, मेरे जाति का विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा, टिकट मिला कि नहीं मिला, इस तरह से है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप मतलब सर डेवलपमेंट और ये यहाँ सब चीजें सोच सकते यूपी में ये है बिल्कुल सर। बेसिकली, यहाँ पे ना ग्राउंड रियलिटी पहले जो होते हैं, और पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो सबसे पहले मतलब यही, ये लोग कह रहे हैं कि इसीलिए कह रहे हैं जाति जनगणना करवा लीजिए, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करवाना चाह रही है, क्योंकि वो जान रहे हैं उसका लॉस हो जाएगा इसी वजह से।
वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि यार एक बात बताइए कि मैं किस जाति का हूँ, और मेरे क्लास में जो लोग आप लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं आप किस जाति के हैं। अगर मान लीजिए कि मैं मान लीजिए एक्स जाति का हूँ, और आप में इसको आपको मैंने पढ़ाया और आपका जेआरएफ हो गया, आप तो मेरी जाति के नहीं है, फिर भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आपकी जाति क्या है और आपको नहीं पता कि मेरी जाति क्या है। मतलब जाति से क्या फायदा है, उससे क्या होने वाला है? मैं आपके कास्ट का नहीं हूँ, रिलीजन का नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूँ ना। आप कोई एज आपके ए कास्ट ग्रुप का है फिर भी नहीं कर रहा है, क्या हो गया? यस सर। ये तो मेरे समझ से ही परे है। आज तक मतलब मेरे दिमाग में तो ये सब चीजें, लेकिन वही है कि एक दो से नहीं होगा ना। ये ऐसा एक माइंडसेट है भारत में, मतलब पूर्व के राज्य हैं वहां तो ऐसी मानसिकता है। बिहार हो गया, यूपी है, या जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहां से पूरे देश की राजनीति तय होती है। सर नालंदा यूनिवर्सिटी इज फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। नालंदा फर्स्ट रेसिडेंशियल है। अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमें भी इसी कीचड़ में जाना है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते। ये जो सिस्टम है ना, कितना भी आप पढ़ लीजिएगा, आप आईएएस बन जाइए, आप एम्बेसडर बन जाइए, कुछ प्रोफेसर, इसी व्यवस्था में आपको जाना है। आप इससे कभी बच नहीं पाएंगे। मुझे याद है कि मैं जब पीएचडी कर रहा था, तो जब मैं पीएचडी जिस यूनिवर्सिटी में करने गया ना, तो वहां के वाइस चांसलर जो भी थे, तो उनका जो कास्ट था वो मेरा, जो मान लीजिए ऐसा, मैं एक बता रहा हूँ कि क्या माहौल है, तो वो थे। तो मुझे तो इतना मेरा आइडिया भी नहीं, पर वो वाइस चांसलर बोलता है करीब 2 साल तक थे। मैं पीएचडी 4 साल में हुआ, तो 2 साल वो जो वीसी थे वो भी थे। तो वहां पे मुझे, जब मैं गया तो मुझे लोग काफी, मतलब एक होता है ना कि भाई, कई लोग कहते थे अरे यार वीसी तो आपके कास्ट से हैं, तो मतलब इट मीन्स एक वो। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद वीसी बदल गया, तो कोई एक नया वीसी आया, कोई श्रीवास्तवा करके आए। तो मैंने देखा कि वही लोग जो मुझे बहुत रिकॉग्नाइज करते थे उस वीसी के अंडर में, जो मेरे कास्ट से थे, है ना, तो जो नया वीसी आए वो कोई श्रीवास्तव। तो अब ये देखा गया कि भाई उस यूनिवर्सिटी में किसका किसका टाइटल श्रीवास्तवा है, या कौन ऐसा है जो उस पर्टिकुलर कास्ट से है, जो वीसी के कास्ट से मिलता जुलता है। अब सब लोग उसको टारगेट, मतलब कि भाई अगर ये सेम कास्ट का है तो अब ये मेरा काम करवा सकता है, भले ही वो ना करवा पाए। लेकिन आप देखिए क्या मानसिकता है कि भाई, सेट ऑफ माइंड बना लेते हैं। सर यस आप सर। बता सकते हैं ये कौन से स्टेट की बात हो रही है, भैया वैसे ये हर कौन से? जगह है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब भारत का जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ना, डीयू, वहां पे ये चीजें हैं। मैं और क्या नाम लूं, आपका जेएनयू कहाँ नहीं है? हर जगह, एवरीवेयर दिस थिंग एग्जिस्ट, हर जगह पे है, छोटे लेवल बड़े लेवल पे हर जगह है। एक बात पूछूं? हेलो जी सर, आपके कॉलेज का नाम क्या है? सब आई मीन अब इतना जहाँ मत पढ़ा जानिए भैया, क्या? थोड़ा मुझे मुझे जिंदा रहने दीजिए। इतना इज्जत पकड़ लिया। मेरा नहीं सर, आप मतलब मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं, मतलब ऐसे नहीं, पूछ रही आपका हूँ। गलत नहीं है ना, लेकिन ये चीजें पब्लिकली नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि पब्लिकली नहीं पूछनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की बात है। आप नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार मेरे साथ, मैं फंसते फंसते बचा हूँ, मतलब क्या मरते पूछा मरते सर बचा हूँ। उन्होंने? मतलब कई बार होता है पता। अब आपको पता लग गया मैं किस कॉलेज में हूँ, अब आप मान लीजिए मेरे से थोड़ा आपका हो गया, अब आप क्या करिएगा, मेरे हेड को मेल कर दीजिएगा कि सर ये राहुल मिश्रा अच्छा, नाम के हैं और ये ना ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। अब मैंने कुछ नहीं किया, अब आपने मेल कर दिया, अब एक माहौल अच्छा, अब लोग मुझे, तो इसलिए जब आप अपना, आप कहाँ काम कर रहे हैं, नहीं ये बताना पब्लिकली कभी नहीं, क्योंकि आजकल का जो समय है, अब आप अच्छे हैं, सब तो नहीं है ना। वो तुरंत इंटरनेट पे मेल आईडी निकालेगा कि इसके यूनिवर्सिटी में कौन वाइस चांसलर है, कौन हेड है, कौन डीन है, सब अवेलेबल है तुरंत। मतलब मेल में उसको टैग करके लिख देगा कि आपके कॉलेज में ऐसे ऐसे हैं और वो बड़े ही फ्रॉड हैं, और वो बच्चों को जो है भटकाते हैं, गुमराह करते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं, वो बड़े ऐसे करके, और करके मेल कर, आपका तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने मेल कर दिया, पता लगा कि पुंगी बज गई सामने वाली की। तो ये सब है। सॉरी सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। हाँ ये सब ठीक है, वो खैर। तो गाइस, मेडिएवल एजुकेशन सिस्टम, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। अभी जैसे बुद्ध काल मैंने आपको बताया, तो बुद्ध काल के बाद मध्यकालीन की अगर हम बात करें, तो वही जैसे वैदिक काल था, वैदिक काल में संस्कृत का डोमिनेंस रहा, फिर बुद्ध काल आया तो पाली प्राकृत आया,
फिर बुद्ध काल का भी दमन धीरे धीरे हुआ। तब क्या हुआ, मुगल काल, यानी हम कह सकते हैं कि करीब 1200 है ना, 1200 से लेकर 1800 यानी ब्रिटिश के आने से पहले तक जो था मुगल काल, मुस्लिम शासन भारत में रहा। और भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पाठशालाओं को खत्म करके मकतब और मदरसा, है ना, यानी जिस जिस जो भी राजा आए तो राजा का जो भी धर्म था उसने उस तरह से फिर प्रचार प्रसार किए। बाद में कई सारे मुस्लिम शासक आए जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। सर ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है ना, उस पीरियड का हमको हमारे इंडिया का कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ हमें जो इन्वेडर्स हैं, जो टर्किश रूलर्स हैं, जो मुस्लिम रूलर्स हैं, सब उनका ही पता है। हमको हमारी बुक्स में उस टाइम के जो इंडियन रूलर्स थे, चाहे नॉर्थ के हों चाहे साउथ के हों, उनका कुछ पढ़ाया ही नहीं है मिडिवल पीरियड में सर। मेरा खुद का सब्जेक्ट हिस्ट्री है सर, हमारे क्लास में सिर्फ और सिर्फ टर्किश रूल, मंगोलियंस रूल, बाबर का मुगल रूल, अलाउद्दीन खिलजी का रूल, यही सब पढ़ाया गया है सर। हालांकि हमारी मैम भी बोलती कि जब सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, बट सर हमें इंडियन पर्सपेक्टिव भी तो पढ़ाना चाहिए ना सर। तो आगे एनईपी में बाहर है, एनईपी में तो सिलेबस फिर से रीडिजाइन हुआ है ना, कई चीजें आएंगी ऐड हो, जो नया सिलेबस बनेगा ना अब, या बन गया है बल्कि, तो कई चीजें ऐड ऑन होंगी इसमें। तो गाइस यहाँ पे वही था, मुगल काल में को हम मध्यकालीन शिक्षा कहते हैं, मेडिएवल एजुकेशन कहते हैं। और इस समय में कला, संगीत, न्याय, कृषि, चिकित्सा, शिल्प कला, इन चीजों में काफी प्रगति हुई है ना। जैसे आर्ट हो गया, म्यूजिक है, फिर आपका जस्टिस है, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिकल साइंस, तो कुछ चीजों में मुगल काल में काफी मतलब अच्छा सहज काम हुआ। और धर्म का प्रचार मध्यकालीन युग में, मदरसा बना, मकतब बना, यानी मकतब मतलब हो गया प्राइमरी एजुकेशन, मदरसा मतलब हायर। तो मुगल काल में भी दो पार्ट्स में डिवाइड रहा, मकतब मतलब जो प्राथमिक शिक्षा, और उसके बाद हायर एजुकेशन मतलब मदरसा जाना था पढ़ता था उसके लिए। मुगल काल का अगर उद्देश्य की बात करें तो एक तो ये था कि मुस्लिम संस्कृति, धर्म का प्रचार प्रसार, जो भी मुस्लिम के लॉज हैं, रूल्स हैं, उसको हर तक सभी तक पहुंचाना, जैसे बुद्ध काल में हुआ वैसे ही इस टाइम पे हुआ। फिर राजनीतिक व्यवस्था, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका प्रचार प्रसार, इस्लामिक मॉरालिटी, जो कुरान में जो बातें हैं, जिसको अच्छा बुरा जो भी एथिक्स है तो उसको लेकर के सभी को अवेयर करना, पॉलिटिकल एजुकेशन, तो ये मतलब मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रचार प्रसार मुगल काल में। एजुकेशन तो जैसे प्राइमरी एजुकेशन में मकतब, हायर एजुकेशन में मदद, ठीक है, ये था। और मकतब का मतलब क्या होता है गाइस, जिसमें आपको लिखना और पढ़ना सिखाया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा में ये था मकतब, जहाँ आपको बेसिकली लिखना और पढ़ाना, और इसका जो प्रधान होते थे वो आलिम, मकतब के जो हेड होते थे वो कौन होते हैं, आलिम होते हैं। और दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि आप मकतब पहले पढ़ेंगे प्राइमरी, फिर उसके बाद मदरसा में जाएंगे। और बिस्मिल्लाह संस्कार, जैसे उपनयन संस्कार होता था वैदिक काल में, उसके बाद आप गुरुकुल जाते थे, ऐसे ही मुगल काल में भी अपनी व्यवस्था थी, बिस्मिल्लाह संस्कार, उसके बाद आप मतलब मकतब जाते थे, फिर आगे मदरसा जाते थे। मकतब में यानी छोटे क्लासेस की हम बात करें तो बालकों को वर्णमाला यानी अल्फाबेट सिखाना, उसका ज्ञान कराना, इस तरह की चीजें। बाकी लैंग्वेज में उस समय पे फारसी का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि पाली प्राकृत था बुद्ध काल में, तो पाली प्राकृत को रिप्लेस किसने किया, फारसी, तो फारसी में चीजें फिर प्रमोट होने लग गई। हालांकि इस समय पे रटना, रोट लर्निंग जिसको रट्टाफिकेशन कहते हो, मकतब में खास करके छोटे क्लासेस में रट्टाफिकेशन का ज्यादा ट्रेंड मतलब था। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मदरसा में उच्च शिक्षा के लिए जाते थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी कि इसमें प्रॉपर समिति होती थी, प्रबंध मतलब मैनेजिंग कमेटी, इसमें के सारे मेंबर्स होते थे, डोनेशन आता था। मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है, हेलो, आ रही है सर सर, आ ब्रेकिंग हो रही है। रहा है। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो गाइस पूरी एक मैनेजिंग कमेटी होती थी, लाइब्रेरी हो गया, हॉस्टल हो गया, है ना, शिक्षा का पाठ्यक्रम हो गया, वुमेन एजुकेशन हो गया। तो यानी वुमेन एजुकेशन को लेकर के भी उस समय पे मदरसा में व्यवस्था थी, कम था लेकिन था। उस समय के अगर प्रमुख शिक्षा केंद्र की बात करें गाइस तो आगरा, दिल्ली, जौनपुर, मालवा, गोलकोंडा, लाहौर, गुजरात, फिरोजाबाद, तो ये प्रमुख केंद्र रहे, प्रमुख केंद्र शिक्षा के ये रहे, ठीक है। हर एक समय का कुछ ना कुछ मेरिट डिमेरिट है गाइस। तो मध्यकालीन शिक्षा की बात करें तो इसके अगर मेरिट्स की बात करें तो एक तो ये था गाइस कि ऑल परवेसिव
यानी कि अनेक विषयों, कई सारे विषय थे, कई सारे विषयों की पढ़ाई जो है मुगल काल में भी होती थी। शिक्षा को कहीं ना कहीं कंपलसरी कि भाई सभी को शिक्षा मिले, क्योंकि यहाँ पे भी शिक्षा को जो है सैल्वेशन से जोड़ के देखा जाता है कि शिक्षा मिलेगी तभी आप मतलब कि ईश्वर की प्राप्ति, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्री होता था उस समय पे मुगल काल में भी, ठीक है। इसके अलावा कहीं फारसी जो भाषा है उसका अपना साहित्य, हिस्ट्री, गुरु शिष्य का संबंध बहुत अच्छा, गुरु शिष्य की परंपरा इस समय पे भी रही, ठीक है। हालांकि कुछ जो अगर डिमेरिट्स की बात करें तो स्त्री शिक्षा जैसे वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज्यादा मतलब बड़े लेवल पे ऐसा कोई जोर नहीं था, बड़े लेवल पे। दूसरा का इसकी शिक्षा में अरबी और फारसी इत्यादि विदेशी भाषा का प्रवेश होने के कारण प्रांतीय भाषा का विकास नहीं पाया। यानी कि अब क्या हुआ कि जैसे मुगल आए, अब उन्होंने फारसी भाषा को प्रमोट किया और अरबी भाषा को, तो जो लोकल लैंग्वेजेस थे ना वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग गए, क्योंकि ये दो भाषा डोमिनेंट हो गए पूरे भारत में, तो लोकल लैंग्वेजेस धीरे धीरे क्या हो गया, उसका डिक्लिनेशन होने लग गया। इसके अलावा शिक्षा में समय के साथ कट्टरता बढ़ी, धार्मिक कट्टरता की तरफ लोग धीरे धीरे जाने लग गए, विषय को बिना समझे रटना, रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, तो इन ये कुछ डिमेरिट रहा। इसके बाद आपका ब्रिटिश आ गए ना, तो ब्रिटिश आए तो फिर ये चीजें रिप्लेस होकर फिर इंग्लिश एजुकेशन जो है वो प्रमोट होने लग गई। तो ये गाइस मुगल काल का है, ठीक है। बाकी हमने ब्रिटिश इंडिया में तो देखा ही, कितनी सारी सिफारिशें वगैरह जो यूनिवर्सिटीज वगैरह बनी है वो हमने देखा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गाइस कि भारत की शिक्षा व्यवस्था रही है, यानी वैदिक काल से शुरू होकर के मध्यकाल और आपका ब्रिटिश काल और अब आजाद भारत, तो इतने डिविजन्स करीब मतलब 5 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, 5 भागों में। अलग अलग समय पे जिस समय पे जिसका डोमिनेंस रहा उसी तरह का लिटरेचर प्रमोट हुआ, उसी तरह का भाषा प्रमोट हुआ, उसी तरह की व्यवस्था प्रमोट हुई। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही गाइस। आप में से किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो। इसमें कुछ चीजें और रह गई सर एक क्वेश्चन है जी। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था पीवाईक्यू में, नालंदा के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? वर्ष 2020। नालंदा के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया? वर्ष 2015, वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2020। देखो 2016 में यह निर्णय लिया गया था, नालंदा के जो भी अवशेष हैं उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व का धरोहर ऐसा माना। तो ये 2016 में इस्तांबुल जो टर्की में है ना, इस्तांबुल में वहां मीटिंग हुई थी, वहीं पे इसको माना गया था। ऑप्शन में क्या क्या है? वर्ष 2011, 16, 15, 20। 16 15 जुलाई 2016 को इस्तांबुल टर्की में है ना, वहां पे मीटिंग हुई थी, वहीं पे नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा की गई। ये 3री शताब्दी में इसका एस्टेब्लिशमेंट है ना नालंदा का। अब तो फिर से वो रिजुविनेट हो गया ना, जो नालंदा यूनिवर्सिटी कभी कभी बहुत वंडर होता है सर कि अगर आज वो सारी नॉलेज अगर प्रेजेंट होती तो पता नहीं आज इंडिया कौन से ही पोजीशन पे हो रहा होता सर। ऑब्वियसली सही बात। सर इवन इजिप्ट का वो देखिए ना पिरामिड्स, मतलब जब कभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे लोगों ने ये सब बना दिया, तो यानी पहले के लोग हमसे ज्यादा ही हाई फाई और टेक्निकल हुआ करते होंगे ना सर। हाँ, कई सारे रिसर्चर्स में तो आया भी है जो पुराने सिविलाइजेशंस हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, या जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में तो कई सारी चौंकाने वाली बातें आई हैं कि वो लोग कितने प्रोग्रेसिव थे, क्या क्या चीज़ें उन्होंने आज से 5000 साल पहले बना लिया था। एक जो उस समय का जो सोसाइटी था वो कितना डेवलपमेंटल था, कितना अग्रसोची था। तो ऐसा मतलब आया है एक्सकेवेशन में, रिसर्चेस में ये बातें आई हैं कि वो लोग काफ़ी मतलब फार फेज थे, विजनरी थे। सर सर हेलो सर, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। जैसे अभी आपने बोला ना कि मतलब किसी को अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ओपनली नहीं बताना चाहिए,
ये बात वाकई में सही सच है, क्योंकि हमारे प्रोफेसर हैं तो वो पढ़ाते भी है कॉलेज में, तो अपना यूट्यूब चैनल वगैरह और बच्चों की क्लास आपके जैसे ही मतलब उनका भी प्रोसेस चलता है पढ़ाने का। तो किसी ने उनका आई थिंक कंप्लेन कर दिया कि जो है सर ऐसा करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं लेते किसी से। तो अब उन्होंने उनका कंप्लेन कर दिया किसी ने, अब इत्तेफाक से उनको जो है ट्रांसफर लेना पड़ रहा है। हो सकता है। समथिंग आफ्टर 2 month expire, वो सॉरी आई मीन ऐसा ऐसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपायर का मतलब पता है क्या होता है? नहीं सर, मतलब ट्रांसफर, सॉरी ट्रांसफर। फिर ये आपके साथ शेयरिंग हो रही है या फिर आपको वार्न किया जा रहा है? आई एम सॉरी, आपके साथ ये बात, ऐसी बातें शेयर करके आपको सर वार्न किया जा रहा है सर? नहीं, मुझे वार्न करेगी, मैं तो बल्कि फ्री भी नहीं पढ़ाता, मैं तो पेड पैसे लेता हूँ, तो पूरा दुनिया जानता है। मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं सर, मेरा इंटेंशन आपको मतलब एक बात बता रही हूँ, मेरा आप हाँ मैं समझ गया, लेकिन ये भी मौकरी में ही कह रहे हैं, बट मैं जो काम करता हूँ ये तो सोशल मीडिया पे भी रहता है, तो ये कोई मनाही थोड़ी है इसकी। ऐसा नहीं, मैं भी फ्री में कई बच्चे पढ़ते हैं मेरे से भी, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो पे भी करते हैं। कुछ बच्चे मान लीजिए बहुत ऐसे हैं तो फ्री में पढ़ते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम? सर उनका मतलब उनके प्रिंसिपल से ही झड़प हो गई, बोले कि भाई आप यहाँ से ट्रांसफर ले लो। वैसे वो इलाहाबाद ऐसा हो सकता है, सही बात है। वैसे जो वो आप कह रहे हैं possible है। इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद जौनपुर। अब उनको ट्रांसफर लेना पड़ रहा है। हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है उसके टाइम। और हमारे आगरा के ही प्रोफेसर हैं वो, मतलब वही है ट्रांसफर। ना, कॉलेज पे दबाव बढ़ने लग जाता है ना, कई लोग हावी होने लग जाते हैं कि भाई आपकी आज के समय में मदद करने कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आप गिरने लगे ना तो 10 लोग और आपके अपने लात मार के आपको गिरा खत्म ही कर देगा आपका कहानी। तो ये समय है कि भाई आपका हाथ पकड़ने वाला शायद ही मिले आपको, लेकिन अगर आप गिरने की स्थिति में आए तो वहां पे लात घुसा दे के आपका सिस्टम सेट कर देगा। तो आज ये का बात तो समय ठीक है, ये बात तो सच है। इसलिए अगर कोई गिर रहा है तो उठाने नहीं आएगा कोई। सर एक क्वेश्चन है, फ्लिप्ड क्लासरूम किसे कहते हैं? हाँ, फ्लिप्ड क्लासरूम किसे कहते हैं? फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम एक आधुनिक शिक्षा तरीका है। इसमें पढ़ाई का पारंपरिक तरीका पूरी तरह बदल दिया जाता है। जैसे होमवर्क की जगह आप पॉडकास्ट या रीडिंग मटेरियल से नया टॉपिक सीखते हो, ठीक है। टीचर का व्यक्तिगत ध्यान होता है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम एक तरह से हो गया कि घर पर जाकर लेक्चर देखना है, स्कूल में होमवर्क प्रैक्टिस करना। तो एक तरह से मतलब मॉडर्न जो टीचिंग मेथड है ना, जिसमें आपको डिजिटल मेथड भी है आपके पास, कि आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हो, घर जाके 10 बार उसको एक ही लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देख रहे हो, सुन रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। एक फ्लिप्ड एक प्रोसेस है एजुकेशन का, जो कि एक मॉडर्न टीचिंग मेथड है, आधुनिक शिक्षण का तरीका है कि आपको जो क्लास में मिला उसका फिर रिकॉर्डिंग भी मिल गया, या टेक्निकली आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो 24/7 आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है सर, आपके इस क्लास में आपके जो कॉलेज के बच्चे हैं वो कोई नहीं है? नहीं, मैं कॉलेज में ये सब बात ही नहीं करता। अपने अपने आपने अपने घर जानबूझ के सेपरेट रखा है ना सर? सेपरेट की बात नहीं है ना। अपने घर के इंसान, जो आपका घर का इंसान है, उसको अपने काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बात जो तो आपके सही घर है। का इंसान है, अब आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके घर का इंसान उसका पार्ट बनेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। पर सर क्या मतलब उन लोग को, अगर आपके जो भी क्लास के बच्चे हैं उनको भी तो होगा ना कि यूजीसी नेट का कुछ क्रैक वैक करना होगा, तो आपसे टेम्पलेट दे आर इन ग्रेजुएशन। नेट के लिए यू नीड टू ओके डू ओके मास्टर्स। ओके
ताकि ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, मैंने ऐसा कोई मतलब मैं छिपा के कोई काम नहीं करता, मेरे बारे में सब लोग जानते नहीं हैं। नहीं सर, मेरा मतलब था कि मतलब आपके भी तो बच्चे होंगे कॉलेज के जो कई पढ़ते सारे होंगे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिनको हेल्प लगती होगी इन सारी चीजों की, वो भी तो आपसे हेल्प ले सकते हैं ना सर? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, करता भी हूँ जहाँ पे कर सकते। हमसे ज़्यादा तो वो है, मतलब हम लोगों को तो सर जानते भी नहीं, फिर भी इतनी हेल्प करते हैं। उन लोगों को तो जानते भी फिर भी तो करेंगे ऑब्वियसली। सर ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है, कुछ बताएं। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, तो है ना, एक मतलब साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे ब्लूम। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को 3 भागों में बांटा। एक तो आपका कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, कि भाई शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाए, ये था मेन, कि जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 भागों में बांटा। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग, कि हम कैसे स्टूडेंट्स को मैच्योर कैसे बना सकते हैं, परिपक्व कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे इंटेलिजेंट या समझदारी कैसे उसकी, तो कोग्निटिव। अफेक्टिव का मतलब क्या है, रिलेटेड टू इमोशन, यानी स्टूडेंट को इमोशनली कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इमोशनली भावनात्मक स्तर पे, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ना डरे, प्रॉब्लम सॉल्व करे, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करे। और लास्ट है साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोक्रियात्मक। इट मीन्स कि आप काम को कैसे कर रहे हो, काम को कैसे करते हो, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग है। हमारे क्लास में ही तो सब लोग हैं ना, लेकिन कुछ लोग मान लीजिए जेआरएफ हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं हो पाएंगे। एक ही बुक सब पढ़ रहे हैं, एक ही जैसा पढ़ रहे हो, सिलेबस सबके लिए एक है, टाइम सबके पास एक जैसा है, बट फिर भी इस भीड़ में कुछ लोग हो जाएंगे, कुछ लोग नहीं हो पाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ साइकोमोटर डोमेन। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े लोग बड़ा काम नहीं करते। एक बड़ा अच्छा कोट है ना, कि जो बड़े लोग बनते हैं, सक्सेस बनते हैं, तो वो बड़ा कोई काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका ही बड़ा होता है। अब आप भी तैयारी कर रहे हो, सामने वाला भी तैयारी कर रहा है, बट उसके जो करने का तरीका है ना, वो ऐसा है कि वो क्वालिफाई हो गए और आप नहीं हो पाए। तो दैट इज साइकोमोटर, द वे यू वर्क, कि आपका काम करने का तरीका क्या है, आपकी स्ट्रेटजी किस प्रकार से। तो जो अगर आपका तरीका अच्छा हो जाएगा तो आप हर काम को कर लोगे। तरीका आपका अच्छा नहीं है, जैसे तैसे कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। तो साइकोमोटर डोमेन भी डेवलपमेंट करना होता है, कि स्टूडेंट के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करे कि हर काम को वो बहुत ही निष्ठा, बहुत ही डेडिकेशन और एक सही तरीके से करे। तो इस तरीके से उन्होंने, बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन हमें दिया है, 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का कोग्निटिव यानी नॉलेज, मैच्योरिटी ये डेवलप हो। साइकोमोटर मतलब हार्ट, आप इमोशनली स्ट्रांग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और साइकोमोटर का मतलब नीचे का पार्ट, मतलब हाउ यू वर्क, द वे यू वर्क, आपके काम स्किल। तो वो हो गया। इस तरह से बेंजामिन ब्लूम ने एजुकेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तीन तरीके बताए, शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए। सर थैंक यू। ये जो अभी अपने पीवाईक्यू कराया था, अभी इसमें क्वेश्चन था स्कीम्स, हाँ, ऑप्शन आया था। तो जो जीन पियाजे ने दिया वो तो स्कीमा है, ये स्कीम्स किसने दिया मतलब? स्कीमा तो पियाजे ने दिया ना। यस सर, मुझे सर लगता है उसी वही था, वो स्पेलिंग मिस्टेक सर था। उसी से लिया गया है स्कीमा। उसी से लिया गया, सेम ही है वो, क्योंकि स्कीमास भी वही है, एक तरह का कोग्निटिव और मेंटल स्ट्रक्चर है जो आपको ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, यानी आपको समझने में, दुनिया को समझने में, ज्ञान प्राप्ति में, है ना, इन चीज़ों में मदद करता है। जीन पियाजे ने ये दिया है। यस सर। सर वन नए लास्ट क्वेश्चन है। नए नए नॉलेज को सीखना, नए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये सारे स्कीमास में आते हैं। जी सर। लास्ट क्वेश्चन है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। ये है कि यदि शिक्षक छात्र से जो है प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्न का उत्तर ना देकर प्रश्न करने लगता है, तो यह किस शिक्षण पद्धति का उत्तर? यानी छात्र है, बट शिक्षक ने क्या किया, उत्तर नहीं दिया। जैसे आप टीचर हैं, ठीक है, तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो मैंने उत्तर ना दे करके आपसे उसी सवाल पे ही सवाल करने लग गए, तो ये किस टाइप की शिक्षण पद्धति है, टीचिंग मेथड है? क्या ऑप्शन क्या है? सर 3 ऑप्शन दिया है, एक मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिव लेवल। अच्छा, अब क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करिए, शायद ये रिफ्लेक्टिव लेवल में जा सकता है। क्या है क्वेश्चन, एक बार और? सर जैसे आप हैं, मतलब एक शिक्षक अपने छात्र से प्रश्न पूछता है, तो छात्र द्वारा उत्तर ना दे करके उसी प्रश्न पर ही प्रश्न करने लग जाते हैं, तो वो ये किस प्रकार के टीचिंग लेवल का जो है? मेमोरी लेवल तो होगा नहीं, ये बचा अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल तो कट गया, क्योंकि इस टीचर और आपके अंदर जागरूकता पैदा कर रहा है और क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। यस सर। है ना, कि भाई आपके क्वेश्चन से ही वो आंसर निकलवाने की कोशिश कर रहा है ना। क्या होना चाहिए बताइए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या रिफ्लेक्टिव होना चाहिए? होना चाहिए आई होप रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि रिफ्लेक्टिव में क्या है कि आपको, मतलब मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर ना दे करके मेरे से उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ पूछते पूछते मेरे से ही आंसर निकलवा लिया, फिर बोला देखो ये है, तो रिफ्लेक्टिव हो सकता है। यानी प्रश्न के थ्रू ही प्रश्न का उत्तर, है ना। ओके सर, थैंक यू। एग्जाम का डेट 15 जुलाई वाला आपने बोल के ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। नहीं, एग्जाम अगर 15 जुलाई चला गया, जा भी सकता है इससे, क्योंकि नीट का अगर 21 से कर रहे हैं तो एग्जाम के सेंटर्स तो एक ही होते हैं, एक ही शहर में होता है, तो हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। सर एब्रिविएशन भी आता है? हाँ, एब्रिविएशन भी आता है इसमें? आईसीटी में एक आता है, इजी ही रहता है वैसे, आईसीटी से आता है एक तो रहता है वैसे एब्रिविएशन, पर इजी ही रहेगा। और कोई डाउट है तो बताइए, चलो इस कल फिर मिलेंगे। सॉरी सर, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बोला तो। आप बार बार ये कह रहे हो तो आपको, मुझे लग रहा है ना अर्शी मैम को स्टोरी सुनना पसंद है, इसलिए मैम ऐसे पॉइंट पे चोट मारने नहीं के लिए नहीं सर, मेरा सच में मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं रहता मैं किसी को हर्ट करूँ। नहीं नहीं, ऐसा मैंने आपको इंटेंशनली कहा भी नहीं, बट ये क्लास में अब ये क्या कोई बताएगा। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बस यही कि हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कुछ अच्छा हासिल करें और सबको ले करके चलें। आपने कुछ हासिल किया तो मतलब साथ में और भी लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़िए, जो आजकल बहुत कम हो गया है सोसाइटी में। वो मेरा साथ इंटेंशन यही रहेगा, मतलब हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ, किसी की हेल्प कर सकूँ, और जैसे मुझे चांस मिलेगा तो मैं जरूर किसी की हेल्प जरूर करूँगी सर। बट इस बार फॉर्म में बहुत दिक्कत आ रही है, मेरा काम नहीं हो तो पा करिए रहा। ना, इनको फोन, इन्होंने नंबर दे दिया, इनसे बात करके और अपना वो जो बता रहे हैं उनको दे के करवा लीजिए। खुद से नहीं हो पाएगा, जब खुद से अगर प्रॉब्लम हो रही है ना तो फिर देख लीजिए, एक बार ट्राई करिए, नहीं होता है तो किसी से करा लो आप, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि लास्ट डेट भी अब आ गया ना, 16 तो हो ही गया, 4 दिन ही बचा है, लास्ट टाइम पे और प्रॉब्लम ही आती है, तो आज या कल में ही कर लीजिए, वरना लास्ट के 2 दिन तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सब लोग करने लगेंगे ना ट्राई, तो और प्रॉब्लम ही आएगी लास्ट के 2 दिनों में। तो आज और कल यानी 16-17 में कर लीजिए, खुद से नहीं हो रहा है तो क्लास में भी कई लोग, क्लास रिसर्च में भी में कई लोग। ट्रायंगुलेशन शब्द क्या होता है? हाँ, रिसर्च में ट्रायंगुलेशन क्या होता है? क्या रिसर्च में ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन क्या स्पेलिंग क्या है? TRIANGULATION। TRIN ये मैम कर दें, अपराजिता मैम कर दें, TRIANGULATION। अच्छा, ट्राइंगुलेशन,
Yes, sir. This is TRAGU triangulation. and No, ma'am. TRI है. ANGULATION. ट्रायंगुलेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम किसी इंफॉर्मेशन के बिल्कुल तह तक जाते हैं, यानी किसी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करना। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ बताया, कुछ भी बताया, तो उसको वैलिडेट मतलब उसकी वैधता का जांच करना कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही भी है कि नहीं, ये वैध भी है कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल रेफरेंसेस। मान लीजिए कि आपने मेरे से पूछा, फिर मेरे अलावे भी आपने 10 लोगों से पूछा, ताकि आप बिल्कुल विश्वस्त हो जाए कि हाँ भाई ये बात ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन, कि एक ऐसा टेक्निक जहां पे आप सर्वे करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, ताकि आप किसी इंफॉर्मेशन के सत्यता तक पहुंच पाए, उसके रियलिटी, उसका ट्रूथ, उसके वैलिडिटी पे। और उसके लिए वही है कि आप मल्टीपल मतलब अलग अलग तरीके को अडॉप्ट करते हैं, ताकि बिल्कुल आप विश्वस्त हो जाएं कि हाँ भाई ये ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। इसमें सर्वे आ सकता है, इसमें रिसर्च एंड डेटा वैलिडेशन आ सकता है ना। तो ये एक तरह का मेथड है जिससे आप ये वैलिडेट करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं, है ना। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये जो है एक Yes, अच्छा sir. मेथड है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, कल मिलते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। Okay, sir. Thank you. Bye. thank you, sir. Good night. Take Good night. care.